दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट नियम जो कि आपको संपूर्ण किताब से जितने भी आपके महत्वपूर्ण नियम वाले प्रश्न हैं मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट समझाने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर उनका भी आप भला चाहते हो, और नहीं चाहते हो तो मत करना। बाकी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। अगर आपके पास आ चुका है तो आप अपना भला देखो। चलो पहले यहाँ पर देखते हैं आपका भाई पहला चैप्टर जो कि आपका वैद्युत आवेश और क्षेत्र है। पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है यहाँ पर कूलाम का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको अच्छे से कर लेना है। और आपने इसको तैयार भी किया होगा, बट मैं रिवीजन के लिए क्लास लाया हूं तो आप रिवीजन कर लो। चलो कूलाम का नियम कहता क्या है। चार्ल्स अंगस्टन कूलाम ने यह नियम दिया था और अपने नाम पर भैया रख दिया था कूलाम का नियम। इन्होंने बताया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के कारण है ना उनके बीच लगने वाला जो आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही उन्होंने अपने नियम में बताया था। सिंपल है भाई, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की बात नहीं। देखो सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पर इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझो, मैं बताता हूँ। देखो इस तरीके से मान लो कि भाई आपके पास उन्होंने क्या बताया कि दो बिंदु आवेश हैं। यहाँ पर एक ये हो गया, हम इसको मान लेते हैं ए, और यहाँ पर एक ये है, ठीक है ना। ऐसे करके उन्होंने बताया कि ए और बी है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें विपरीत वगैरह तो कुछ बोला नहीं। हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर एक को हम लोग Q1 और एक को Q2 मान लेते हैं, दो बिंदु आवेशों को। तो एक Q1 हो गया, एक आपका Q2 हो गया। अब इनके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कि भाई यहाँ से जो इनकी दूरी है स्मॉल r है, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी। अब इसमें कह रहे हैं वो कि इनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा वो उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या है, बल जो होगा ना आवेशों के गुणनफल के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात यहाँ पर F जो होगा हमारा बल वो इनके मतलब गुणनफल के, किसके, आवेशों के। तो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती रहेगा। फर्स्ट ये पॉइंट बनेगा। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि भाई जो इनके बीच की दूरी है उसका वर्ग रहेगा और इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती अर्थात 1 अपान और r का स्क्वायर, ये दूसरा बन जाएगा। इस तरीके से और दोनों को मिला के लिखोगे तो यहां से बनेगा कूलाम का नियम। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। ये इतना समझ में आया आपको परिभाषा। इसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम बनाया, वही चीज जो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बताया था कि जो बल है वो आपका आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती में, इसलिए समीकरण 1 बनेगा। और फिर बताया इन्होंने क्या बताया कि इनके बीच की जो दूरी है यानी कि ये स्मॉल आर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात यहाँ पर ये समानुपाती तो रहेगा लेकिन व्युत्क्रमानुपाती के लिए आपको 1 के बटे में कर देना है, 1/r स्क्वायर। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 से जब करोगे तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के लिखोगे तो यह इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ से ये आपका जो समानुपातिक नियतांक है इसको हटाओगे, मतलब इस साइन को हटाओगे तो यहाँ पर k जुड़ जाएगा, जो कि k का मान यहाँ पर आपको बता दें ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब तरीके हैं भाई, लिखने के तरीके हैं, सिर्फ आप कैसे भी चाहो लिख सकते हो, ठीक है। पहला नियम काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हर बच्चे को तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बता देते हैं यहाँ पर कोई और नियम जो है उनमें से है भाई एक नियम आपका ओम का नियम। सिंपल है, बहुत ही साधारण सा नियम है भाई, 10वीं में आपने पढ़ रखा है इसको। चलिए बता देते हैं, बट पूछा तो जाता है ना तो पढ़ना पड़ेगा, एक बार रिवीजन कर लो। देखो ओम का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि नियत रखी जाए तो उस चालक के सिरों के बीच, चालक सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर कोई चालक है हमारे पास AB और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि अगर चालक की भौतिक अवस्था को हम नियत रखें, जैसे ताप हो गया है ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाता है, रखी जाए, तो कह रहा है उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर अर्थात V क्या होगा, प्रवाहित धारा I के, यानी V जो है I के समानुपाती। तो इसलिए V इज प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पर इसको हटाएंगे तो R आ जाएगा, V इक्वल टू IR। यहाँ से आपका ओम का नियम ये बनता है। R आपका यहाँ पर चालक में जो मतलब रुकावट आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, उसी को बोलते हैं, और या तो आप कह सकते हो प्रतिरोध है, ठीक है ना। और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। इतना आपको इसमें कर लेना है। इसके बाद भैया मेरे दूसरा नियम के बाद तीसरा नियम आपके पास आ चुका है। ये क्या कहता है, चलो देख लेते हैं और इस वीडियो में निपटा के मानेंगे पूरा नियम। चलिए, तो ये है आपका एम्पियर का नियम। यहाँ पर कई बार क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो एम्पियर का नियम या परिपथीय नियम आपको यही लिखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों मैं आपको बता दूं, एक हमारे पास प्रीवियस ईयर का सेट था जिसमें ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, जैसे कि आपका 346 GD कोड का है। यहाँ पर पूछा गया था
प्रश्न संख्या खंडवा के 2 के काम है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये देख सकते हो यहाँ पर इसमें है ना 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो चलिए ऐसे जो होंगे ना 1 नंबर में आएंगे या 2 नंबर में भी कभी कभी रख देते हैं, तो देख लेना। चलिए क्या होता है देखो, यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य है। गॉस के नियम यानी गॉस की प्रमेय जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ पर लगने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का Q0 गुना होता है ना, तो वही चीज है 1/Q0 1/ε0 गुना होता है, Q0 नहीं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो ये आपका गॉस के नियम यानी यह भी बंद परिपथ में लगेगा। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र V का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वेक्टर V.dl, ये आपका रेखीय समाकलन का साइन यानी चिन्ह है, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का μ0 गुना होता है। इतना कर लेना है, ये आपके पास इसका सूत्र निकल के आएगा। और जहां पर μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो एम्पियर का नियम हो गया और ओम का नियम हो गया। इसके अलावा कूलाम का नियम भी मैंने बताया। अब यहां से आपको करना है अगला जो नियम है वो है आपका बायो सेवर्ट का नियम। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है प्यारे बच्चों। ये नियम कहता क्या है, बताता क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये जो आपका बायो सेवर्ट का नियम है, थोड़ा सा एक बार अगर आप नज़र डाल लो और मेरे साथ जो चीज़ों को सीख लो, बड़े आराम से समझ जाओगे। देखो ये क्या बताता है नियम, मान लो आपके पास कोई ऐसे एक धारावाही चालक है, ठीक है ना, क्या है, धारावाही चालक है। इसमें पूरी की हम मान लेते हैं ये चालक क्या है, XY है, हम इसको मानते हैं। इसी में आपको कोई एक पोर्शन लेना है बीच का, मान लो यहां से हम लोग यहां तक, इसको बोलेंगे अल्पांश। अल्पांश, ठीक है ना, कोई छोटा टुकड़ा, मतलब इस पूरे चालक तार में से छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। और इस अल्पांश से हम लोग क्या करें, यहां पर इसको हम मान लेते हैं कि ये AB है, ऐसे करके, ठीक है ना। यहां से कोई R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु हम क्या मान ले, P मान ले, इसकी दूरी R है, ठीक है, यहां से यहां तक की एक बिंदु P मान लेते हैं। यहां पर कोई थीटा एंगल बनेगा, इस चालक में आपकी धारा I प्रवाहित होगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा, I प्रवाहित होगी। और इसके अलावा ये जो यहां से यहां तक हम माने ये अल्पांश छोटा सा टुकड़ा, पूरे की लंबाई अगर हम मान लें कि L है, और इसमें से जो अल्पांश लिए हैं तो इसकी लंबाई हम मान लेंगे कि DL है, क्योंकि छोटा टुकड़ा है ना, तो इसलिए इस प्रकार से ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से जो आपका बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अर्थात B उत्पन्न होगा इस अल्पांश के कारण, तो इसलिए आपको यहां पर भी इसको DB लिखना पड़ेगा। यही चुंबकीय क्षेत्र इस नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है, अर्थात बायो सेवर्ट नियम की सहायता से। तो चलिए क्या करना है, चीजें तो समझ में आ गई ना क्या बता रहा था। चलिए यहां से देखिएगा, इसमें आप ये वही चीज पूरा डायग्राम बनाया गया है। माना XY एक चालक तार है जिसमें, या चालक है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, और इस चालक के एक अल्पीय अवयव की लंबाई DL है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये DL है। इसमें थीटा एंगल यहां से लेकर के आपका एक R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वही चीज यहां पर बताई गई है। अब देखो ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद थ्योरी में आपको समझना क्या है। यहां पर फर्स्ट पॉइंट है, ये चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, क्या, चुंबकीय क्षेत्र। देखो एक बार टाइटल लिख दिया ना, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी इस अल्पांश के कारण जो आपका यहाँ पर अल्पांश है AB, इसके कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हम DB से लिखेंगे, और वही DB आपका हर बार समीकरण के रूप में चलेगा। देखो यहाँ पर चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात जो चालक में धारा I बह रही है वो DB के अनुक्रमानुपाती, इसलिए DB इज प्रोपोर्शनल टू I। अब दूसरा समीकरण क्या कहता है, दूसरा नंबर देखो, दूसरा पॉइंट कहता है कि चालक के अल्पांश की लंबाई DL के अनुक्रमानुपाती, यानी DL के अनुक्रमानुपाती कौन है, तो आपका DB यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो DB प्रोपोर्शनल DL हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तीसरा पॉइंट देख लो, तीसरा पॉइंट कहता है कि बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या अर्थात साइन के अनुक्रमानुपाती, अर्थात DB साइन थीटा, जो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है इसके अनुक्रमानुपाती होगा कौन, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो DB और यहाँ पर ये ज्या है मतलब साइन, तो साइन थीटा के ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती, तो DB और प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसके बाद एक बचा और चीज, क्या बची, तो इसकी दूरी बची, जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है। तो दूरी के लिए आपको इस तरीके से लिखना है, चौथा पॉइंट डाल करके, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, केवल और केवल आपकी जो ये दूरी है यही बस व्युत्क्रमानुपाती में है, बाकी सब आपके समानुपाती है, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती में है, सॉरी। तो आप DB यहाँ पर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है ना। अब सभी को एक साथ मिला करके जितने भी 4 पॉइंट हैं सभी को लिखोगे, तो ऊपर आपका आएगा IDL साइन थीटा, और नीचे केवल एक है R², तो इसको R² कर दो। यहाँ से इस साइन को हटाओगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा μ0/4 पाई,
जिसका मान होता है 10⁻⁷। बस इतना कर देना, आपका बायो सवार्ट का नियम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए आपको इसको छोड़ना भी नहीं है, ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से आना है अगला नियम, जो कि है क्या, लेंज का नियम। आइए देखते हैं, देखिएगा भाई लेंज का नियम क्या होता है। देखो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब आप ये समझो कि एक बाप मतलब एक बेटा अपने बाप का विरोध करने लगे, ऐसे समझ सकते हो। मतलब अगर जिससे बल पर तुम चल रहे हो उसी का विरोध करने लग जाओ, तो वो समझो कि लेंज का नियम है। एक मतलब मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक ट्रिक आप ये मान सकते हो कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, इतना समझ लो। यहाँ पर देखो आपके पास एक दंड चुंबक है जिसमें साउथ और नॉर्थ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं ना चुंबक में, वो ध्रुव है। यहाँ पर प्रेरित धारा है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे करके धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा है। और यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये ऊर्जा संरक्षण के आधार पर नियम पर आधारित होता है, ये नियम लेंज का, इतना समझ लेना। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेंज का नियम इतना कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ से आपको अगला जो नियम तैयार करना है वो भाई साहब भूल कर भी मत भूलना, किरचॉफ के नियम। क्योंकि इससे आप ये समझो कि आपके डेरिवेशन बनते हैं। डेरिवेशन कौन कौन से बनते हैं इससे, एक तो आपका यहाँ से बनता है भैया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा, तो व्हीटस्टोन सेतु आपका यहाँ से बनेगा। इसके अलावा यहाँ से आपका बन जाता है जैसे कि आपका मीटर सेतु है, लेकिन व्हीटस्टोन सेतु ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको धारा नियम भी कहते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में पूछ ले कि धारा नियम बताओ, तो आप बोलो कि हम तो यार धारा नियम पढ़ के ही नहीं आए हैं, कहाँ है ये धारा नियम। तो समझ जाना कि ये किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में पूछ रहा है। देखो क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखो यहाँ पर ये आप ये समझो कि ये एक पॉइंट संधि है, ठीक है ना, ये धाराओं की ऐसी ऐसी दिशाएं चल रही हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये हमारा I1 है, क्या है I1 है, इसको मान लेते हैं ये I2 है, इसको मान लेते हैं I3 है, इसको मान लेते हैं भैया I4 है, इसको मान लो कि आप ये I5 है, ऐसे। अब यहाँ पर धारा की दिशा दर्शाओ। देखो एरो मान लेते हैं कि इसको एरो ऐसे कर दो, इसको एरो ऐसे कर दो, एक को बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो, इसको अंदर कर दो, ऐसे। तो जो अंदर की ओर यानी कि इस पॉइंट की ओर आ रही होंगी, संधि की ओर आ रही होंगी, उनको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव अर्थात धनात्मक लेंगे। और जो धाराएं संधि से बाहर की ओर यानी ऐसे करके बाहर की ओर जा रही होंगी, उनको हम नेगेटिव यानी ऋणात्मक लेंगे। इतना याद रखना, प्रथम नियम यहीं पर खत्म हो जाता है। वही चीज है, देखो इसमें यहाँ पर देखो अब इसका बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात यहाँ पर सिग्मा I इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 I2 कहाँ पर है, ये है, ये है, ये है, तीनों का एरो देख लो संधि की ओर आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव है। अब देखो इसमें I4 बाहर की ओर, I5 बाहर की ओर, तो इसलिए इन दोनों की जगह पर माइनस लग रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू में 0 है। अब जो आपकी माइनस है उनको 0 की तरफ ले जाओगे तो वो उधर पलट के 0 मतलब की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। बस इतना यहाँ पर कर देना, ये प्रथम नियम है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा नियम क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। द्वितीय नियम, यहाँ पर इसको पहली बात तो बोलते हैं वोल्टता का नियम। प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, धारा का नियम। द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं, वोल्टता का नियम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। इतना आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं वोल्टता का नियम। समझ में आया। आइए अब देखो इस चित्र में थोड़ा नजर डालो। ये हमारे पास दो बंद पास हैं, कौन कौन सा, एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है, दो दिख रहे हैं ना बॉक्स। अब इसमें देखोगे तो यहां से आपको एक यहां पर सेल लगा हुआ है E1 और एक यहां पर आपका E2, ये विद्युत वाहक बल है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि बैटरी लगाई गई है। इसमें आप पहले वाले में देखोगे तो I1 धारा है, इसमें प्रतिरोध आपका R1 है। इसमें देखोगे तो इसकी धारा I2 है और इसका R2 प्रतिरोध है। यहाँ पर जो तीसरा वाला है, इन दोनों की धाराएं मिश्रित रूप से इधर आ रही है, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 जो कि इधर की ओर जा रहा है धारा की दिशा, और यहाँ पर R3 है। अब ये नियम आप जब प्रूव करोगे तो देखो कैसे करोगे। आपसे कह रहा था कि उसके संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल और उसके बराबर होता है विद्युत वाहक बल, लेकिन धारा की दिशा भी देखी जाएगी यहाँ पर। जैसे इसमें देखो
कह रहा है पहले बंद पास में, पहला बंद पास यानी ये ऊपर वाला, यहां से चलो इधर से चलो और इधर से आपको ऊपरे वाले में काम करना है, क्योंकि ये एरो दिखा रहा ना, ऐसे घूमो ऐसे, यानी पहले में ही चक्कर मार दो। यहां से चलोगे I1 और इंटू R1 धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ये लिखा हुआ है। इधर से चलोगे, ये एरो दिखा रहा है, इधर की ओर चलोगे और यहां से आपको फिर जो है इस लाइन से चल करके फिर I1 के पास जाना है, क्योंकि ऊपर वाला ये घूमा है ना इधर की ओर। अब जब इधर से चल के हम आए और इधर की ओर गए, लेकिन I2 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, हमें जाना इधर की ओर है ना, लेकिन जो I2 है ये इधर की ओर चल रहा है, तो उल्टा इसका भाई दिशा है। तो जब उल्टा दिशा हो गई मतलब हमारा दिशा कैसे है, हमें इधर से इधर की ओर जाना है ना, इधर से इधर की ओर जाना है, लेकिन I2 इधर से भैया इधर की ओर जा रहा है, तो जस्ट उल्टा हो गया, इसलिए माइनस आ जाएगा, है ना, जो कि आपको यहां पर मैंने बताया है। तो यहां पर आपको माइनस चिन्ह कर देना है। अब इसमें I2 और ये आपका इसका संगत प्रतिरोध R2, तो इनका जो है गुणनफल इक्वल टू में यहाँ पर E1 और इसका विद्युत भागफल आपका E2 है, लेकिन ये भी दिशा दूसरी हो जाएगी, विपरीत दिशा में, ये भी इधर चलेगा और ये E2 इधर की ओर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस, ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाले बंद पास में, इस वाले में आओ, यहां से I2 R2 संगत गुणनफल और इधर से चलोगे तो इधर की ओर जाओगे, तो देखो I1 I2 की दिशा इधर की ओर है, तो यानी कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर R3 के गुणनफल में इसकी धारा संगत कौन सी है, I1 प्लस I2 है, तो ये हो जाएगा इसका, और इसमें केवल एक विद्युत वाहक बल है E2 केवल, तो इसलिए E2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2-3 नियम आपका प्रूफ होगा, इसे बोलते हैं वोल्टता का नियम, ठीक है ना, समझ में आया। इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमेशा बोर्ड पेपर में यह पूछा जाता है। इसके अलावा आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम कुछ यहां पर है प्रकाशिकी में, जैसे कि इसमें एसएनएल का नियम वगैरह आप पढ़े होंगे। तो देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण की या एक निश्चित अनुपात में होते हैं या एक नियतांक होते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल का नियम, जिसमें साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक, यानी कि बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। इतना आपको इसमें जो है कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा।